समीर कुछ बचपने की हरकत के बाद पीछे हट गया। उसने अपनी टी शर्ट भी उतार ली थी। वो बिस्तर से धीरे से नीचे उतरता है और अपनी टी शर्ट को 2 बार झाड़कर वापस पहन लेता है। शील सोई नहीं थी। समीर के पीछे लौटते ही वो अपने तकिए से लिपटकर दूसरी ओर करवट के लेटी रही। उसे पता था कि इस वक्त उसकी कोई भी हरकत एक बड़े बहस को जन्म दे सकती है, तो वो चुपचाप लेटी रही। तभी अचानक उसे प्यास लगी। उसने सोचा कि वो उठकर पानी तो पी ही सकती है। वो उठकर पानी पीने को ही थी, तभी उसे सिगरेट की महक आई और वो लेटी रही। समीर अपने डेस्क पर था। सिगरेट पीते हुए उसने एक किताब खोल रखी थी। कुछ देर तक वो किताब के किसी एक पन्ने में शील के साथ अपने बातचीत के सवाल जवाब पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किताब रख दी और कमरे के चक्कर काटने लगा। सिगरेट खत्म हो चुकी थी। वो धीरे से शील के नजदीक गया। उसे लगा शायद शील उसकी आहट पाकर जाग जाएगी। उसने उसके कंधों पर हाथ भी रखा, पर वो सोई रही। शील ने समीर का अपने करीब आना महसूस किया था। उसके हाथों को भी उसने अपने कंधों पर महसूस किया था। वो शांत रही। उसे पता था कि अगर वो उठेगी तो क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी। इन बातों के बीच उसने अपने तलुओं में कुछ महसूस किया। उसे उसके तलुओं में बहुत तेज खुजली हो रही थी। कुछ देर की बेचैनी के बाद उसने अपने बाएं पैर से अपने दाहिने पैर के तलुओं को कुछ इस तरह खुजलाया जैसे कि वो गहरी नींद में हो। तभी धीरे धीरे कमरे में समीर की आहट शांत होने लगी। फिर बिस्तर पर कुछ हलचल हुई और उसने समीर की देह को अपने बगल में पसरता हुआ महसूस किया। वो शांत रही, बिल्कुल चुप। उसे पता था कि समीर जल्दी ही सो जाएगा। वो ज्यादा देर तक जाग नहीं पाएगा। सो उसने अपने तकिए को कुछ और अपने अंदर भींचा और चुपचाप लेटी रही। समीर बाहर खिड़की का पर्दा हटाए शहर की ओर देखा। उस शहर जिसमें वो दिन भर खपा रहता। वो अपने कल के दिन के बारे में सोचने लगा। फिर सुबह उठना, घूमने जाना, नहाना, नाश्ता, ट्रैफिक, हॉर्न, शील को ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस से लिफ्ट का इंतजार करना, 8वीं मंजिल, गुड मॉर्निंग की चिली पो, फाइल, कंप्यूटर, ब्रेक, बॉस, दफ्तर। और अंत में रेंगते रेंगते ऑफिस से घर आना। तभी शील ने अपने तल्लों को खुजलाया और समीर की दिनचर्या वहीं थम गई। उसने मुड़कर शील की तरफ देखा। तब तक वो शांत हो चुकी थी। उसने खिड़की का पर्दा गिराया और चुपचाप बिस्तर में घुसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शील को प्यास लगी हुई थी, पर उसे कुछ देर इंतजार करना होगा क्योंकि समीर अभी भी लेटा था। इस बीच वो रोहन के बारे में सोचने लगी। रोहन उसके ऑफिस में नया आया था। देखने में काफी साधारण था, पर बातें बड़ी गोलमोल सी करता था। और पिछले कुछ दिनों से वो हर छोटी से छोटी बात पर शील को छूने का बहाने भी नहीं छोड़ता था। पहले तो शील ने कोई एतराज नहीं किया, पर बाद में उसने साफ इनकार कर दिया कि यह हरकत उसे पसंद नहीं। तब रोहन ने उससे माफी मांगी और माफी मांगने के बहाने उसे कॉफी पे चलने की जिद करी। थोड़ी नान नुकुर के बाद शील मान गई, क्योंकि आखिर कॉफी पीने में हर्जी क्या है। पर उस कॉफी हाउस में, उस भीड़ के बीच में रोहन ने शील की कमर में हाथ डाल दिया। शील पहले तो चुप रही, तब रोहन की उंगलियों ने हरकत करनी शुरू कर दी और कुछ देर की बेचैनी के बाद वो खड़ी हो गई। पर आज वो रोहन के साथ फिल्म देखकर लौटी है। फिल्म देखने के बाद रोहन ने आज शील को चूमा है और चूमते वक्त उसके कपड़ों के भीतर हाथ भी डाल दिया था। आज शील ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, कुछ नहीं।
वो आज समीर को रोकना नहीं चाहती थी, नहीं रोकना चाहती थी उसे। समीर समीर सो नहीं पा रहा था, कुछ कुछ अटका सा पड़ा था। एक बार बात हो जाती, चाहे वो लड़ी क्यों ना लेते, पर इस तरह बिना बात किए लेटे रहना उसे खटक रहा था। उसे पता था कि शील बिना किताब पढ़े नहीं सोती, हर बार उसे ही कहना पड़ता है कि लाइट बंद कर दूं, तब जाकर वो कहीं सोती है। कुछ देर की बेचैनी के बाद समीर खड़ा हो गया। उसके बाद बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को धोने लगा। बाथरूम से निकलकर वो किचन में चला गया और फ्रिज को थोड़ी देर खोलकर खड़ा रहा। फ्रिज बंद करने के बाद उसने गैस के नीचे कुछ तलाशा। लाइटर गैस के नीचे पड़ा था। लाइटर हाथ में लिए वो थोड़ी देर खड़ा रहा और कुछ देर बाद उसने उसे हवा में जलाने की कोशिश की। 3 बार की कट 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 के बाद एक बार लाइटर जल गया। अंत में उसने गैस जलाकर उस पर कॉफी चढ़ा दी, ब्लैक कॉफी। कॉफी पीते वक्त हर वक्त उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो गलत कर रहा है, उसे कॉफी नहीं पीनी चाहिए। इस वक्त अगर वो कॉफी पिएगा तो वो सो नहीं पाएगा। पर थोड़ी देर बाद वो उसी कॉफी के साथ उस खिड़की के बाहर खड़ा था जहां पर वो अपने दिन के खपने के बारे में सोच रहा था। उसे ऑफिस बहुत पसंद है। दिन भर की जद्दोजहद, काम खत्म करने की जल्दबाजी और ब्रेक मिलने पर दोस्तों के साथ सीढ़ियों पर जाकर सिगरेट के कश लगाना, एक भरा पूरा माहौल। पर इसमें सबसे मुश्किल काम उसे लगता था ऑफिस से घर आना। तभी उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा और उसके हाथ से कॉफी का कप छूट गया। शील ने करवट बदली थी। पहले वो शांत रही क्योंकि उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। तब थोड़ी देर बाद उसने समीर की तरफ आगे बढ़कर पानी की बोतल को तलाशा, पर पानी की बोतल वहां नहीं थी। उसे कॉफी की महक आई। समीर इस वक्त कॉफी पी रहा है। अब वो सोई नहीं। उसे एक बहाना मिल चुका था कि किचन की खटखट के कारण उसकी नींद टूट गई। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठने वाली थी, तभी कुछ सोचकर रुक गई। उसे लगा कि समीर किचन से कॉफी बनाकर आएगा और उसे इस तरह बैठा हुआ पाएगा। ये बात उसे कुछ ज्यादा ही नाटकीय लगी। सो उसने पानी पीना वहीं स्थगित कर दिया और वहां पर समीर का इंतजार करने लगी। समीर किचन से कॉफी बनाकर आता है और सीधे खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि नींद में चल रहा। शील को लगा कि शायद उसने उसे देखा है। उसने उसे देखकर मुस्कुराया भी, पर वो सीधे खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो गया। शील गुस्से में उठती है और सीधे किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद, पानी पीने के बाद वो समीर के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। उसके कंधों पर हाथ रखती है और समीर के हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है। शील इस वक्त अंदर कॉफी बना रही है और समीर बाहर बैठा अपने वाक्य विन्यास में कुछ गैर जरूरी शब्दों को बाहर निकाल रहा है और कुछ जरूरी शब्दों को अंदर ठूस रहा है। वो एक वाक्य में अपनी कुछ उस स्थिति का वर्णन करना चाहता है जो वो इतने दिनों से महसूस कर रहा है। तभी शील किचन से कॉफी बनाकर आती है। समीर को इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिलता। सो उसने अपने बनाए हुए वाक्य विन्यास के शब्द को वहीं उगिल दी। उसके मुताबिक सारे गैर जरूरी शब्दों को निकालने के बाद यही वो वाक्य था जो उसकी स्थिति को सही सही स्थापित करता था। शील ठीक नहीं लग रहा। क्यों? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा खुलकर। समीर, तुम ठीक तो हो? मुझे ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना लगता है। क्या? मेरा मतलब है, लोग ऑफिस से घर आते वक्त जितना उत्साहित महसूस करते हैं, मैं घर से ऑफिस जाते वक्त उतना उत्साहित महसूस करता हूँ।
मुझे लव या बुक, इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं तो अरे कहीं तुम्हारे ऑफिस को पसंद करने की कोई और वजह तो नहीं? कोई और वजह क्या हो सकती है? कोई लड़की? Shut up. शील चुप हो गई। इस बीच वो रोहन के चेहरे को अपने गर्दन के चारों तरफ महसूस कर रही थी। उसके हाथ बार बार अपने गर्दन पर चले जाते, इस तरह मानो कि जैसे वो पसीना पोंछ रही। समीर बेचैनी में उठता है और सीधे बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। बिस्तर के कोने पे बैठे उसके पांव कांप रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के घर में ठहरा है। समीर, इतना स्ट्रेस मत लो। शील, मुझे अब घर आना पसंद नहीं। मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हर बार घर आता हूँ और घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढता रहता हूँ। बाहर में कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, वहां मेरी चाल दूसरी है। बाहर में समीर हूँ और यहाँ क्या? यहाँ शायद कोई दूसरा व्यक्ति है जो समीर का रहस्य लिए तुम्हारे साथ रहता है। समीर, कुछ दिनों का बुखार है, इसे इतना सीरियसली मत लो। शील ने ये बात बहुत कैजुअली ढंग से कह दी, मानो वो कितनी बार इस स्थिति से गुजर चुकी हो। समीर हैरान रह गया। तभी शील किचन से कॉफी रखकर आती है और बिस्तर पर पसर जाती है। समीर, लाइट बंद कर दो। ये बात उसने समीर की तरफ बिना देखे ही कह दी थी। समीर की तरफ से कोई जवाब नहीं है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लाइट को बंद कर सके। शील क्या? शील, वो गाना सुना दो। कौन सा गाना? वो टैगोर वाला, तुम्हारे गान सुनाओ। समीर, वो तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। जितना याद है, जैसा भी, सुना दो। शील हतप्रभ रह गई। वो खिसक कर समीर के बगल में चली आई, पर समीर वहीं अटल सा बैठा रहा, चुपचाप। कोशिश करती हूँ। ये बात शील ने अपने आप से कही और अपनी आंखें बंद कर ली। दाहिना हाथ हवा में सुर टटोलने लगा और गाना कुछ रुकता रुकाता सा शुरू हो गया। बार बार रुकती और अपने गले को साफ करती और गाना फिर से शुरू करती। अंतरे के कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। वो जब रेंगते हुए से आगे बढ़ते तब तक गाना हमिंग का सहारा लेकर आगे बढ़ जाता। गाना जारी रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुखड़े का ही सहारा था। अंतरे अपना शब्द और अर्थ दोनों ही खो चुके थे और दूसरे अंतरे के धुंधलेपन में शील का गला रुंध आया। वो चुप हो गई। ये गाना शुरू से उसके पास था। कितनी बार ऑफिस से आते जाते वक्त उसने इस गाने को गुनगुनाया था और समीर को सुनाया था, पर आज ये कहीं छूट गया है, कहीं बीच में। अचानक शील को वो सारी बातें याद आ गई जो उसके पास हमेशा से थी। एक छोटी पेंसिल, रबर लगी हुई,
टिफिन का डिब्बा, गुल्लक, समीर के दिए हुए कितने ही लव लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड, लाल रिबन, पुरानी लाल हरी चूड़ियां, ये सब उसने संभाल कर कहीं रखा है, पर कहां? उसने सोचने की बहुत कोशिश करी पर उसे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। शील, तुम बहुत अच्छा गाती हो शील। समीर को गाने के टूटे फूटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी उसे बांग्ला समझ में नहीं आती। हर बार शील के गाए हुए गानों को वो समझता, शील उसे बार बार समझाती। तो माए गान सुनाबो, ताई तो आमाए जागिए रखो, तुम्हें गाना सुनाओ इसलिए तुम मुझे जगाए रखते। उसे इन शब्दों के अर्थ अभी भी याद थे। शील के गाए हुए बाकी गानों में वो इन्हीं अर्थों के अलग अलग अर्थ करता रहता, और इन अर्थों के बीच उसे याद आया कि वो कितना प्यार करता था शील को, कितना ही। उसे वो दिन याद आया जब बहुत जिद करने पर शील ने उसके दोस्तों के सामने एक गाना गुनगुनाया था। गाने के कुछ शब्दों में शील समीर की तरफ देख लेती और वो लोग एक भीड़ के बीच में एक व्यक्तिगत रहस्य को जी लेते। वो प्यार कहां गया? वो रोमांच कहां गया? वो सेक्स कहां गया? हाँ, सेक्स। कितनी ही बार समीर शील की कमर में हाथ डाल देता था बाजार में चलते वक्त। इच्छा हुआ थी कि भरे बाजार उसे प्यार करे। वो प्यार कहां गया? उसने याद करने की कोशिश करी कि वो आखिरी बार शील के साथ कब सोया था, उसे कुछ याद नहीं आया। फिर शील की आवाज टूटने लगी, भारी हुई और वो चुप हो गई। टैगोर के शांत होते ही मानो उस कमरे में किसी ने ठूस ठूस कर मौन को भर दिया था। सब कुछ एकदम शांत था, एकदम स्थिर, एकदम चुप। समीर खिसक कर बिस्तर पर लेट गया। शील, तुम बहुत अच्छा गाती हो शील। शील ये बात सुनकर बाथरूम में चली गई और समीर वहीं एकटक छत को देखता है। यहां कोई दूसरा व्यक्ति है जो समीर का रहस्य लिए तुम्हारे साथ रहता है। वो अपने ही कहे हुए वाक्य को दोहराना शुरू कर देता है, मानो वो वाक्य कहीं छत पर लिखा हो और वो उसे हिजे करते हुए पढ़ रहा हो। हिजे करते हुए वो रहस्य शब्द पर रुक गया। समीर का रहस्य, उसके खुद का रहस्य। उसे याद आने लगा कि उसने हमेशा से अपने अंदर एक रहस्य पाला है, बचपन से। जब वो छोटा था तो उसने अपने भाई के टिकट संग्रह में से कुछ टिकटें ले जाकर एक क्रिश्चियन लड़की को दे दी थी, और ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी। एक रात उसने अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा था। बड़े होने तक उस छवि को वो भूल नहीं पाया था। जब वो पहली बार एक लड़की के साथ सोने गया तो बार बार उसे वो छवि परेशान करती है और वो बहुत देर तक उसके साथ सो नहीं पाया। ये एक रहस्य तो था, समीर का रहस्य, जो वो अपने साथ लिए चल रहा था। वो अपने बाप के जेब में से कुछ पैसे चुरा लेता और उन पैसों के कंचे खरीद लेता, कहता कि खेल में जीते। ऑफिस के एक ट्रिप में वो एक रात एक लड़की के साथ सोया था, और ये बात आज तक शील को पता नहीं है। शील के साथ जब उसका रिश्ता तय हुआ था ना, तो वो अपनी माँ की अर्थी के बगल में बैठा उसके साथ सोने के सपने देख रहा था। ये बात उसने आज तक खुद को भी नहीं बताई थी, कभी नहीं। जब वो छोटा था तो उसके पास हमेशा दो चीजें हुआ करती थी, जेब में एक टॉफी और बैग में एक नंगी लड़की की तस्वीर। वो तस्वीर उसके पास कहां से आई उसे पता नहीं, पर जितनी बार उसके हाथ उसके जेब में जाते या फिर किसी किताब को निकालते वक्त उस लड़की की तस्वीर दिख जाती तो वो रोमांच से भर जाता।
ऐसे ही पता नहीं कितने रहस्यों के बारे में वो सोचने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि समीर का वजूद इन सारे रहस्यों के फेहरिस्त का एक हिस्सा है, सब कुछ। उसे ऐसा कोई भी वक्त याद नहीं आया जब वो बिना किसी रहस्य के रहा हो, एक भी वक्त नहीं। इन्हीं सारे रहस्यों के बारे में सोचते सोचते वो शांत हो चुका था। या वो थकान थी, पर अब वो उतना परेशान नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने एक बार बाथरूम की तरफ देखा जहां शील गई थी। वहां से कोई आहट नहीं थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शील बाथरूम में आईने के सामने बहुत देर तक खड़ी रही। आईने के सामने वो ये सोच रही थी कि समीर आज कितना परेशान था। वो आज सब कुछ पूरी ईमानदारी से कह देना चाहता था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था, कुछ नहीं। और वो इस पूरे सब कुछ कह देने वाली ईमानदारी में पड़ना भी नहीं चाहती थी। शायद ये रात कुछ हफ्तों पहले आती और वो भी अपनी पूरी ईमानदारी से इसका हिस्सा हो पाती। उसे भी कई सारी शिकायतें थी समीर के साथ, पर अब शायद वो सारी शिकायतें अपने मायने खो चुकी थी पूरी तरह। उसने ढेर सारा पानी अपने चेहरे पर डाला। वो सब कुछ धो देना चाहती थी, सब कुछ। काश कि ये शतरंज का एक खेल होता और वो कह पाती कि बाजी फिर से जमाओ। अभी सारे प्यादे मारे जा चुके हैं और वो चारों तरफ से घिर गई। काश नहीं, वो हार नहीं मान रही थी, पर क्या एक मौका और नहीं मिल सकता उसे? बस एक मौका। क्या एक मौका मिलने के बाद वो रोहन को उसकी पहली हरकत पर चाटियां लगा देगी, उसे वो वहीं उसी जगह उसी वक्त रोक देगी? बहुत सोचने के बाद भी वो इस नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी। उसने फिर अपने चेहरे पर बहुत सारा पानी डाला और एकटक आईने के सामने खुद को घूरने लगी। उसके मुंह से निकला, नहीं, वो नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। रोहन शील को उन दिनों की याद दिलाता था ना जब उसकी शादी नहीं हुई थी। समीर भी शादी से पहले उसे बार बार छूता और शील बार बार उसे छिड़क देती थी। कहीं भी, बाजार में, रेस्टोरेंट में, किसी दुकान पर, हर जगह हर शील बार बार लगातार उसे झिड़कती रहती। तभी झिड़कने के बाद उसे ऐसा एहसास होता कि इसमें रोमांच है। समीर के साथ उसका रिश्ता रोमांच भरा है। उसे पता था कि उसके माँ बाप कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए उसे इसमें रोमांच महसूस होता था। आज रोहन है जो पूरे तरीके से गलत है, पूरे तरीके से। इसीलिए आज भी वो उसके बारे में सोचकर रोमांच से भर जाती है। इसमें ग्लानि है, इसमें पीड़ा है, इसमें डर है, इसमें सब कुछ है। तभी उसकी निगाहें उसके भावों पर पड़ी। वो पिछले एक हफ्ते से पार्लर जाना टाल रही थी। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाने से पहले वो पार्लर होती हुई जाएगी। वो बाथरूम से बाहर निकली और देखा कि समीर सो चुका है। उसने लाइट ही बंद नहीं करी थी। वो धीरे से समीर की बगल में लेट गई और एक गहरी सांस अपने भीतर ली और उसके गले से उसी गाने के सुर फूटने लगे। वो धीरे धीरे, हल्के हल्के, लेटे लेटे उसी गाने को गुनगुनाने लगी। तभी उसे रोहन की याद आई। उसने सोचा कि कल जब वो रोहन से मिलेगी तो ये गाना उसे सुनाएगी। सिर्फ मुखड़ा, अंतरे के बारे में कह देगी कि उसे पसंद नहीं, सो उसे अब याद नहीं आता। सिर्फ मुखड़ा सुना, ये बहुत ही प्यारा है।